हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं अनिल कुमार सिंह, स्वागत करता हूं आपका। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं अनीता देसाई का एक पॉपुलर नोवेल जिसका नाम है फायर ऑन द माउंटेन। काफ़ी साइकोलॉजिकल और एग्जिस्टेंशियल इश्यूज को दर्शाने वाला ये नोवेल है। यूपी जीडीसी में शामिल किया गया है। एनबीएस, केबीएस, अदर जो टीचिंग एग्जाम्स हैं उनमें भी कुछ ना कुछ पूछा जाता रहता है टाइम टू टाइम। तो आगे बढ़ने से पहले हम बात कर लेते हैं इसके टाइटल की, जो कि अपने आप में एक सिंबॉलिक टाइटल है। फॉर एग्जाम्पल, आप जानते होंगे माउंटेन जो है वो सिंबलाइजेशन करता है नेचर की जो एक शांति है, स्टिलनेस। स्टिलनेस को दिखाता है। और इस नोवेल में जो कैरेक्टर हैं महिलाएं, उनकी साइकी को दिखाता है, उनकी मनोदशा को दिखाता है, या उनकी जो एक्सटर्नल पर्सनालिटी है जिसको देख करके आपको लगेगा कि बहुत अच्छी जिंदगी वो जी रही हैं। चाहे वो नंदा कौल हैं, राका जो कि एक छोटी सी लड़की है, और इला दास, उनको देख के लगेगा कि यस, दे आर वेरी हैप्पी, दे आर लिविंग परफेक्टली। बट फायर जो है, ये सिंबलाइजेशन है उनके कैरेक्टर के हिसाब से अलग अलग अलग। जैसे अगर नंदा कौल की बात की जाए तो उनका जो सप्रेस्ड एंगर है, बहुत दिनों से वो गुस्सा दबाए हुए हैं, मजबूरी में उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाई अगेंस्ट पेट्रियार्कल सिस्टम में। सप्रेस्ड एंगर, अपने पति के हाथों जो उनका ह्यूमिलिएशन होता था सबके सामने, कई बार वो डांट दिया करते थे उनको, उस ह्यूमिलिएशन को, उनकी इन्फिडेलिटी और उनके पति का बिट्रेयल, दगाबाजी, इन सारी चीज़ों को सिंबलाइज फायर है नंदा कौल के लिए। राका की बात करें तो उसका साइलेंट रिविलियन, वो बहुत ज़्यादा विद्रोही स्वभाव की बन चुकी है, क्योंकि उसको माहौल, उसके माँ बाप ऐसा दे रहे हैं, लड़ते रहते हैं आपस में, लड़ाई झगड़ा होता है। और ट्रॉमा फ्रॉम वायलेंस, एकदम ट्रॉमेटिकल उसका एक्सपीरियंस रहा है अपने घर में भी। और अगर बात करें इला दास की, तो उनके लिए फायर का मतलब यहाँ पर है उनका जो मोरल करेज, इंटीग्रिटी और ब्रुटैलिटी ऑफ सोसाइटी। समाज का उनके खिलाफ जो ब्रूटल एक्ट, क्योंकि शी इज एट एट द एंड शी इज रेप्ड एंड मर्डर्ड, तो ब्रूटैलिटी को सिंबलाइज करती है। तो कुल मिला के ऊपर से माउंटेन जैसा उनका व्यक्तित्व है तीनों महिलाओं का, लगेगा कि दे आर परफेक्ट एंड साइलेंट, बट इंटरनली वो बहुत कुछ झेल रही हैं। फायर सीधे उनके मतलब इंटरनल जो आग जल रही है वो इन सब चीज़ों की है। उनको सहन करते करते वो आगे बढ़ती हैं। और जो आजकल की सोसाइटी में बताया, हम सब महसूस करते हैं, देखते हैं कई बार कि महिलाओं के साथ कुछ इश्यूज बहुत ज़्यादा संगीन हैं। आजकल देखो न्यूज़ में आता रहता है, हम खुद भी महसूस करते हैं उनको, आप समझिए। तो एक प्रैक्टिकल नॉवेल है देखा जाए तो आजकल के इश्यूज के हिसाब से। पब्लिश हुआ था ये नोवेल 1977 में। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये साइकोलॉजिकल है। और एग्जिस्टेंशियल इश्यूज का मतलब यहाँ पे कि इंसान के अस्तित्व का ओवरऑल क्या उसकी वैल्यू है, उसके बारे में इंसान सोचता रहता है, उन इश्यूज की बात करता है। थ्री फीमेल कैरेक्टर्स हैं यहाँ पर देखने को मिलेंगी, और उनको उनके थ्रू जो थीम्स कवर करता है नोवेल वो हैं स्कैप, आइसोलेशन, साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट, सोशल इश्यूज, नेचर वर्सेस सोसाइटी एंड पेट्रियार्कल डोमिनेंस। जो कि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। आजकल बदलाव बहुत कुछ हुआ है थ्रू एजुकेशन और बाई लॉ, कानून के द्वारा भी, लेकिन फिर भी अभी भी बहुत कुछ बदलाव होने की आवश्यकता है। नोवेल सेट है हिमाचल प्रदेश का एक कसौली कस्बा है, और जिस महल, उस घर में वो रहती हैं नंदा कौल, उसका नाम है कैरिगनानो। कैरिगनानो, इसका आप प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट भी कर सकते हैं, इटालियन शब्द है वैसे तो ये, लेकिन ठीक है, हम इतना ही समझेंगे। कैरिगनानो जो नाम है बंगले का जहाँ वो रहती हैं। इसके अलावा नोवेल फोकस करता है महिलाओं की जिंदगी, शादी, सोशल ड्यूटीज, और जो भी एक्सपेक्ट लोग करते हैं उनसे, उन सब के बारे में भी नोवेल डिस्कस करता है। कैरेक्टर्स को देख लेते हैं। प्रोटैगनिस्ट है इस नोवेल की नंदा कौल, जो कि कह सकते हैं कि 60 प्लस होंगी एटलीस्ट, क्योंकि एग्जैक्ट एज कहीं नहीं बताई गई है पूरे नोवेल में। लेकिन जिस तरह से उनकी वो दादी बन चुकी हैं, तो दादी, जाहिर सी बात है, कोई 20-25 साल में तो नहीं बनता, तो 60 प्लस ही होंगी। और एक बार अपनी लाइफ में ये कह सकते हैं वाइस चांसलर थे इनके हस्बैंड, उनकी ये पत्नी थी, बहुत अच्छे से रहती थी। लेकिन अब कैरिगनानो जो कि हिमाचल प्रदेश कसौली में रह रही हैं, और इसके अलावा कभी बहुत ही सारी ड्यूटीज़ को करते हुए इन्होंने ज़िंदगी जी हुई थी, लेकिन आज अकेली हैं।
अब लगातार वो टॉर्चर सहती हैं, मेमोरीज आती हैं, आइसोलेशन में रह रही हैं, और सेंस ऑफ बिट्रेयल, जो उनके पति ने उनके साथ धोखाधड़ी की है। धोखाधड़ी का मतलब क्या है, कह सकते हैं कि दगाबाजी की है, किसी और से उनका अफेयर होता है, उससे भी वो ट्रॉमेटाइज्ड हैं, परेशान हैं। यहाँ तक कि अकेले में भी वो बहुत ज़्यादा शांति से नहीं रह रही हैं। दिखाती हैं अपने आप को कि यस, शी इज़ परफेक्टली हैप्पी इन सॉलिट्यूड, बट एक्चुअली शी इज़ नॉट। शी इज़ ऑब्सेस्ड विद मैनिया ऑफ कंट्रोल। और एग्जाम्पल है आजकल की जो फेमिनिन एलियनेशन है, महिलाएं, वैसे गांव में तो अभी भी ये चीज़ें नहीं है, लेकिन शहरों में आप देखेंगे, जो मेट्रो सिटीज़ हैं, बेंगलोर या दिल्ली, मुंबई, जिनमें महिलाएं वर्क करती हैं, आजकल अपने पैरों पे खड़ी हैं। देखने में लगता है कि उनका बहुत अच्छा पैकेज है, 4 लाख 5 लाख मंथली कमा रही हैं, लेकिन पर घर परिवार से दूर हैं, और बस सरफेस लेवल पे दे आर लिविंग शाइनिंग लाइफ। बट कई बार एक्चुअली सबके साथ नहीं है, बट सम पर्सन्स, कई बार उनके साथ ऐसा होता है कि दे फील फ्रस्ट्रेटेड, दे फील एलियनेटेड। एलियनेटेड मीन्स अकेले महसूस करते करते हैं अपने आप को वो, कई बार इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, ना केवल इंडियन कॉन्टेक्स्ट बल्कि ये यूनिवर्सल कॉन्टेक्स्ट है आजकल का, एलियनेशन। लोग इतना बिजी हैं अपने आप में, कोई किसी के बारे में ध्यान ही नहीं देता है, और बिजी होके भी लोग खाली खाली महसूस करते हैं समटाइम्स। हर फेलियर इन द लास्ट, अंत में अपने आप को फेलियर समझती हैं, कि वो स्कैप करने आई थी उन तमाम हालातों से। तो स्कैप जो है वो सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि जो इनर टॉर्मेंट्स हैं, आपका मन तो आपके साथ ही है, जो आपने मन में दबा रखा है, छिपा रखा है, सप्रेस किया है, वो तो आपके साथ ही है। आप चाहे भीड़ में बैठे हो या अकेले बैठे हो, आप उनसे छुटकारा नहीं पा सकते। तो ये नंदा कौल का कैरेक्टर दिखाता है। ब्राका, जो कि उनकी बेटी की बेटी है, कहीं इसको कुछ लोग नातिन भी कहेंगे, कुछ लोग इसको पोती भी कहेंगे, अलग अलग हिसाब से अलग अलग रिश्ते दिए जाते हैं। और ये ग्रैंड डॉटर है नंदा की। इनको भेजा जाता है कैरिगनानो में, क्योंकि ये बीमार हैं, टाइफाइड होता है इनको, टाइफाइड से अपने आप को ठीक करते हुए यहाँ भेजी गई हैं। इसके अलावा जो ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस है उनके, मम्मी पापा का आपस में झगड़ा होता रहता है, उससे बचने के लिए भी इनको यहाँ भेजा जाता है नंदा कौल के पास, कि बेटी चली जाओ। इसको इस उम्मीद में भेजा जाता है कि वहाँ आके कम से कम वो सुकून से रहेगी और थोड़ा ठीक हो जाएगी, पहाड़ी हवा मिलेगी तो। वो बहुत ही ज़्यादा सॉलिटरी नेचर की है, और उसे इंसानों से ज़्यादा जानवरों से प्यार है। फॉरेस्ट फायर के प्रति उसका जो लगाव है, और अंत में वो आग लगा भी देती है फॉरेस्ट में, फॉरेस्ट आग देखने के चक्कर में। तो ये सिंबल है उसका, एक्ट इनर अनरेस्ट एंड डिजायर फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। वो बदलाव चाहती है। बदलाव का सेंस, उस घर परिवार में जहाँ से वो आई है, वो दुखी हो चुकी है अपने माँ बाप की लड़ाई देख देख के, और उसकी मम्मी की जो कांस्टेंट इलनेस है, उसकी माँ लगातार बीमार रहती है, क्योंकि उसकी माँ भी विक्टिम है उसके अपने पति के द्वारा, जो कि लगातार उसको टॉर्चर करते रहते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है इला दास। ये नंदा कौल की स्कूल फ्रेंड होती हैं, बाद में कॉलेज में ये दोनों साथ साथ पढ़ी, लेक्चरर हो जाती हैं। लेक्चरर होने के बाद इनकी जॉब छूट जाती है। ये थोड़ी सी डिसेबल भी हैं, और जब चलती हैं तो ऐसा लगता है कि इन जो इनके मूवमेंट हैं चलने के, वो जर्किंग मूवमेंट हैं। तो उन जर्किंग मूवमेंट्स को देख करके लोग इनका मजाक बनाते हैं, इन पे फब्तियाँ कसते हैं, क्योंकि सेंसिटिविटी हर जगह नहीं है लोगों के पास, लोग इनकी मजाक बनाते हैं। कमिटेड टू अदर ड्यूटीज, काफ़ी कमिटेड हैं वो। और चाइल्ड मैरिज को रोकते हुए, क्योंकि ये समाज कल्याण विभाग जैसे आजकल चलता है, ठीक उसी हिसाब से ये सोशल वेलफेयर ऑफिसर होती हैं। और एक मैरिज, चाइल्ड मैरिज को रोकने के चक्कर में शी इज़ रेप एंड मर्डर्ड। और नंदा कौल से एग्जैक्ट अपोजिट हैं, क्योंकि नंदा कौल बहुत बीमार, मतलब मेंटली परेशान है। इला दास बहुत ही ज़्यादा खुश और हैप्पी रहती हैं, लेकिन हालात ऐसे बनते हैं कि मजबूरी में बेचारी इनको शी इज़ मर्डर्ड एंड रेप। एम्बॉडीमेंट ऑफ रेजिस्टेंस एंड क्रिटिक ऑफ मेल डोमिनेंस, मेल डोमिनेंस से ये भी ग्रसित हैं। इनके परिवार में इनके भाइयों ने इनको कुछ नहीं दिया, इन स्पाइट ऑफ बीइंग डिसेबल्ड। इनकी अपनी कहानी है, और तीनों के क्या लिंक है, कैसे आपस में इंटरकनेक्ट हैं, वो हम नोवेल की समरी में देखेंगे। मैं आपको बताता चलूँ, ये नोवेल बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लग सकता है आपको, क्योंकि इसमें सस्पेंस, थ्रिलिंग इवेंट्स या ट्विस्ट एंड टर्न्स नहीं है, लेकिन डेप्थ बहुत ज़्यादा है। और उस डेप्थ को समझने के लिए आप इसको थोड़ा कंप्लीट देखने की कोशिश कीजिएगा। इस नॉवेल को जब उन्होंने लिखा है, अनीता देसाई ने, तो बाद में क्रिटिक्स ने काफ़ी इसको क्रिटिसाइज़ किया है। क्रिटिसाइज़ इसलिए किया है कि इस नॉवेल में उन्होंने इमेजिनेशन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है। इमेजिनेशन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है, एंड नॉवेल लैक्स प्लॉट।
जो इस नॉवेल की सबसे बड़ी कमी है कि इट लैक्स प्लॉट। प्लॉट इसमें अच्छा नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा इंसिडेंट्स हैं नहीं, बस स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टाइप वो सोचती रहती हैं ऐसे, तो बहुत ज़्यादा इवेंट्स हैं इसमें है नहीं। सो लेट्स बिगिन। शुरुआत कहाँ से होती है? नंदा कौल डिस्क्राइब किया गया है जहाँ वो रहती हैं करिगनानों को, कसौली में जहाँ उनका बंगलो है, और वो यहाँ पे आई हैं क्योंकि इस बंगलो के लिए उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी तैयारी की हुई थी। अब वो रिटायर होके यहाँ आ चुकी हैं और इसलिए आई हैं क्योंकि उनको चाहिए था कंप्लीट आइसोलेशन, उनको अकेलापन चाहिए था। वो जो ज़िंदगी जी चुकी हैं उससे बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। अब यहाँ पे आने के बाद उनको कुछ नहीं चाहिए, नथिंग एल्स। अब यहाँ जब वो आती हैं तो उन्होंने इस प्लेस को क्यों चुना? क्योंकि ये प्लेस बंजर सा है और बहुत ज़्यादा डार्कनेस एंड कोर्स रॉक्स ये सारी चीज़ें हैं और फुल ऑफ साइलेंस है। आसपास कोई शोर शराबा नहीं है, बस चिड़ियों की आवाज़ एंड हाउलिंग ऑफ जैकॉल सुनाई देती है। और नंदा को यही सब चाहिए था, उनको लोग चाहिए ही नहीं थे। उन्होंने इंसानों से नफरत करना शुरू कर दिया था, खास तौर पे अपने पति की वजह से। अब यहाँ रहते हुए नंदा को लगता है कि वह खुद अपने आप में एक नेचर का हिस्सा बन चुकी हैं। जो पाइन ट्रीज हैं उनकी ब्रांचेस से वे अपने आप को कंपेयर करती हैं। उनको लगता है कि वही वो भी ऐसी ही बन चुकी हैं, कभी नेचर में ही मिल जाएंगी। रिटायर होने के बाद यहाँ पे आई एंड शी वांटेड नथिंग। लेकिन जो बाहरी दुनिया है उस दुनिया से कनेक्ट करने के लिए उनके पास एक ही साधन है, वो कौन है? पोस्टमैन, जो कि अक्सर आता रहता है। यह एक ऐसा एलिमेंट है पोस्टमैन जिसको वो अवॉइड नहीं कर सकती क्योंकि कभी वो बहुत बिजी थी तो एकदम से सब लोगों को छोड़ भी नहीं सकती। अब नंदा कौल फिर भी पोस्टमैन को समझती हैं कि जैसे एक किसी ऑइंटमेंट में मक्खी पड़ जाए या किसी खाने की चीज में मक्खी पड़ जाए जिसको कोई नहीं चाहेगा, उससे वो तुलना कर रही है। मतलब वो चाहती नहीं है कि पोस्टमैन भी उनके पास आए और आकर के उनका जो सॉलिट्यूड का ब्लिस है उसको वो खराब करे। हालांकि बार बार ये बात दिखाई गई है कि सॉलिट्यूड, ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, बट एक्चुअली आप जब नॉवेल देखेंगे पढ़ेंगे लास्ट तक तो हमें समझ में आएगा कि उनका ये सिर्फ एक इल्यूजन है। जो ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड इज नथिंग एल्स एन इल्यूजन, वो बाद में समझ में आएगा। अब तमाम चीज़ें डिस्क्राइब की जाती हैं और ये बेंगलो बनाया गया था कभी 1843 में और बनाया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा। जो उनकी एक अंग्रेज़ थे, उनकी पत्नी को अम्बाला कैंट में गर्मी बर्दाश्त नहीं हुई तो स्पेशल उन्होंने अपनी पत्नी के लिए बनवाया था। नंदा कौल ने इसको इंडिपेंडेंस के बाद खरीदा है। इसमें भी 3-4 लोगों के बारे में डिस्क्राइब किया गया लेकिन मैंने यहाँ पे शामिल नहीं किया क्योंकि दैट दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट। अब जो अगला चैप्टर है इसमें जो पोस्टमैन की एडवेंचरस जर्नी है, पहाड़ों में कैसे चलता है, क्या करता है, कैसे क्या, वो भी बहुत ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है। बस आप ये समझिए कि पोस्टमैन डिलीवर जब आता है यहाँ पे लेटर डिलीवर करने नंदा कौल के पास, तो उसको बहुत ही दुर्गम रास्ते का सामना करना पड़ता है और वो उसी तरह से वो आता है। अब लेटर जो मिलता है नंदा कौल को, एक्चुअली ये उनकी बेटी तारा का लेटर था, जो कि एक डिप्लोमेट से जिसकी शादी हो रखी है। डिप्लोमेट जेनेवा में पोस्टेड है और बहुत ही ज़्यादा ड्रंकर्ड और थोड़ा नेचर का बेकार है, वो इनको परेशान करता रहता है। जैसे ही कॉल ने वो लेटर देखा तो उनको कुछ आभास हो गया। फॉरबिडिंग मीन्स यहाँ मतलब आसा आभास हो गया थोड़ा सा कि कुछ तो ऐसा है कि उनकी बेटी से आया है, तो उन्हें पहले पता चल गया कि कुछ तो ऐसा है जो वो नहीं चाहती। अब अंततः उनको लेटर पढ़ना पड़ता है, लेटर पढ़ना पड़ता है, उनको समझ में आ जाता है कि उनको एक जिम्मेदारी मिलने वाली है। और एक्चुअली जिम्मेदारी क्या है? उनकी जो ग्रैंड डॉटर है, नातिन राका जिसका नाम है, वो यहाँ पे आने वाली है क्योंकि वो बीमार है और वो लगातार अपने माँ बाप की लड़ाई से परेशान हो चुकी है। घर पे उसको नेग्लेक्ट किया जाता है, तो वो कम से कम यहाँ आ जाएगी और उस अनफेवरेबल सिचुएशन जो है उससे बचने के लिए नंदा का घर सबसे अच्छा समझा गया कि वहां जाकर के वो ठीक हो जाएगी, कम से कम ऐसा विचार किया है इस तारा ने। उसने सोचा कि अपनी नानी के पास जाके ठीक हो जाएगी। कॉल ने जब ये पढ़ा तो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गई क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि यहाँ उनकी खामोशी, उनके साइलेंस में कोई आकर उनको डिस्टर्ब करे। लेकिन करें तो करें क्या? अब उन्होंने सोचा कि ये उनकी जो नातिन आ रही है वो एक अनवांटेड इंट्रूजन है। इंट्रूजन का मतलब क्या होता है? दखल अंदाजी, हस्तक्षेप। लेटर पढ़ने के बाद वो थोड़ा दुखी हो गई कि अब करें तो करें क्या, किससे कहें। और उस लेटर को हाथ में लेकर के वो कंपेयर करने लगी अपने आप को जो पेड़ आसपास थे जो कि विदर्ड हो गए थे, मुरझा रहे थे, सूख रहे थे, उनसे ही वो अपने आप को तुलना करने लगी कि जैसे ये सब मुरझा रहे हैं कभी मैं भी इसी तरह से मुरझा जाऊंगी और मुझे क्या किसी की ज़रूरत है या मुझे किसकी ज़रूरत है, कुछ नहीं है।
बस ऐसे ही ज़िंदगी चल जानी चाहिए थी, लेकिन करें तो करें क्या? इतना सोच के स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस टाइप अपनी पास्ट लाइफ में ड्रिफ्ट कर जाती हैं, सोचने लगती हैं कि कभी ऐसे दिन भी थे जब वो अपने पति के तमाम मेहमानों के लिए सबसे अच्छी मेहमान नवाज थी। उनके दोस्त, पति के दोस्त आया करते थे, सबको वो हेल्प किया करती थी, खातिरदारी करती थी, अच्छे से मेहमान नवाजी करती थी, और बहुत ही बिजी हाउसवाइफ थी और हर काम के लिए तैयार रहती थी, सारे काम ए टू जेड वो भी लिखे हैं। अब उनको हम क्या पढ़ेंगे? प्रेस करना है, नौकरों को हिदायत देना है, झाड़ू लगाना है, खाना बनाना है, किसको क्या करना है, तमाम इनको हम क्या पढ़ेंगे? बस इतना ही समझिए जितना कि आप समझ सकते हैं, क्योंकि आप लाइक हाउसवाइफ और एक बड़े से घर में हाउसवाइफ, तो वो बाहर से शाइनिंग हो सकती है, लेकिन कई बार घर में बहुत ज़्यादा वो बिजी अपने आप को पाती हैं। सारी चीज़ों को वो मैनेज किया करती थी, एवरीथिंग परफेक्टली, और हर कोई इस बात से उनकी तारीफ करता था। और वो जो क्षण हुआ करते थे तारीफ के, दे वर द मोमेंट्स ऑफ ग्लोरी एंड ग्रेटिफिकेशन। उनको लगता था कि मुझसे अच्छा कोई है ही नहीं। अब यद्यपि दूसरों के लिए लाइफ बहुत अच्छी थी, लेकिन कई बार नंदा कौल को अपनी जिंदगी लगती थी कि वो जेल में बंद है, शी इज कन्फाइंड, उनको ऐसा लगता था। लेकिन करें तो करें क्या? यहाँ से भाग नहीं सकती। धीरे धीरे ये सारी चीजें उनको बर्डन जैसी महसूस होने लगी। अच्छा, बर्डन क्यों महसूस होने लगी होगी? जैसे मान लो अच्छा परिवार है, सब साथ साथ चल रहे हैं, तो बर्डन क्यों लगेगा? लेकिन बर्डन इसलिए नहीं लगने लगा कि उनके पति ही उनकी इज्जत नहीं करते थे, वो उनको एक नौकरानी की तरह ट्रीट करते थे। और उस नौकरानी की जिंदगी में वो कब तक कोई रहना चाहेगा भाई? पति पत्नी में अगर इक्वलिटी नहीं है, या सेल्फ रिस्पेक्ट दूसरे के लिए, और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट नहीं है, तो कोई मतलब नहीं है उसका। तो उनको लगने लगा कि सिर्फ मैं एक नौकरानी बन के रह गई हूँ, और ये उनको फ्रस्ट्रेशन होने लगा, और ये सारी चीज़ें बर्डन जैसी महसूस होने लगी। अंततः उन्होंने डिसाइड किया कि मैं ये सब छोड़ जाऊँगी। और उसके बाद जब उनके हस्बैंड की डेथ भी हो गई, तो वो यहाँ आ गईं कैरिगनानो में मेंटल पीस और आइसोलेशन की तलाश में। अब राका के आने की खबर जैसे उनको पता चली, तो अब वो ऐसी ड्यूटी की तरफ बनती जा रही हैं जो कि उनको करने की इच्छा बिल्कुल नहीं है। शी इज़ ग्रेटली अपसेट। अब वो सोच रही हैं कि एक फंदा फिर से उनके गले में डाला जा रहा है गाय की तरह, और फिर से उनको खूंटे में बांध दिया जाएगा। कभी वो बंधी हुई थी जिम्मेदारियों से, किसी तरह से वो बच के आई हैं यहाँ पे, लेकिन फिर से अब उसी जिम्मेदारी में उनको बांधा जा रहा है। वो नहीं चाहती थी। अब वो डिसाइड नहीं कर पा रही हैं कि लेटर को रिप्लाई क्या करें, कि हाँ बेटी उसको भेज देना या ना भेज देना, ऐसा वो कुछ सोच नहीं पा रही हैं। तब तक अचानक से उनका फ़ोन बजता है, जो कि एक रेयर इंसिडेंट है, कोई उनको फ़ोन नहीं करता, बस लेटर कभी-कभार आ जाते थे। लेकिन अब ये फ़ोन बजा तो एक रेयर इंसिडेंट है, गईं फ़ोन उठाया। अब जब फ़ोन उठाया, एक बहुत ही हैवी साई आह भरते हुए, तो देखा उस तरफ जो फ़ोन दूसरी तरफ से जो आवाज़ आ रही थी, वो थी उनकी दोस्त इला दास की, जो कि उनकी स्कूल और कॉलेज की फ्रेंड थी। अब इला बहुत ही चीयरफुल इंसान थी, और इनसे मिलना चाह रही थी कि अरे दोस्त बहुत दिन से नहीं मिले, सहेली मिलते हैं, कई साल हो गए। नंदा नहीं चाहती थी उनको बुलाना, लेकिन करें तो करें क्या? अब राका का अराइवल होना है। उन्हें बताया कि राका आने वाली है, मैं बिजी रहूंगी, और थोड़ा हिंट दिया, ये तो नहीं कहा कि मत आओ, लेकिन थोड़ा हिंट दिया कि मैं अपनी नातिन का ख्याल रखूंगी, कि मैं बिजी रहूंगी। तो जैसे ही राका का नाम सुना इला दास ने, वो और ज़्यादा एक्साइटेड हो गई। अरे बहुत अच्छी बात है, मैं अपनी सहेली की नातिन से मिल लूंगी साथ ही साथ, क्योंकि वो बहुत ही चीयरफुल और जॉली पर्सन है, और हिपोक्रेट बिल्कुल भी नहीं है। अब उधर उनकी आवाज़ से ही लग रहा था कि इला दास अपने पैरों पे लाइक स्मॉल चिल्ड्रन कूद रही हैं आउट ऑफ एक्साइटमेंट, क्योंकि उनको मिलना है अपनी दोस्त और दोस्त की नातिन से, जो कि राका। अब चैप्टर 7 जो है, इसमें फिर से नंदा कौल का स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस है। वो फिर से अपने पुराने टाइम में चली जाती हैं, याद करने लगती हैं सारे बिजी शेड्यूल्स, सारी ड्यूटीज करते हुए। और उनको घर में शी वॉज द क्वीन ऑफ हर हाउस, ऐसा लगता था कि अपने घर की वो महारानी है। नौकर चाकर उनके इशारे पर नाचा करते थे। लेकिन अब सब कुछ बीत चुका है। अब वो यहाँ कसौली में है और ऑल अलोन है। एक लकड़ी की चेयर पे बैठ करके वो शाम की खूबसूरती देखने लगती हैं, सोचने लगती हैं कि कैसा क्या चल रहा है, कुदरत में शांति है। अब जो शाम की जो शांति है, उसको वो कंपेयर कर रही हैं बहुत सारी चीज़ों से, और सोचती हैं, कई सारे पेंटर्स का नाम उनके ध्यान में आने लगा, कई सारे राइटर्स का नाम ध्यान में आने लगा, कि अगर कुछ लोग होते अच्छे पेंटर्स, तो इस पूरी खूबसूरती को उकेर देते किसी कैनवास पर, और ये विदेशी पेंटर ज़्यादा अच्छे से कर लेते, शायद इंडिया में ऐसे पेंटर्स नहीं हुए हैं, ऐसा वो सोच रही हैं। इसके अलावा जो वर्ल्डली अफेयर्स हैं, उनमें उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। यहाँ तक कि उनके चिल्ड्रन और ग्रैंड चिल्ड्रन में भी उन्हें कोई इंटरेस्ट अब नहीं बचा है।
वो यहाँ पे आए थे, इनके बच्चे उनको सेटल करने, अपनी बूढ़ी माँ को सेटल कर गए और जो भी उनको लगा अच्छा वो उसको लेते गए और चलते बने, क्योंकि सभी अपनी अपनी लाइफ में बिजी हैं। अब नंदा कौल उनके खिलाफ उनके मन में कुछ भावनाएं भी नहीं, क्योंकि वो चाहती हैं एज पेरेंट्स, हर कोई चाहता है कि बच्चा खुश रहे, बिजी रहे, और क्या चाहिए। अगर बच्चा खुश है, बिजी है, टाइम नहीं भी दे रहा है, आजकल का जो सिनेरियो है, तो ठीक है, इट्स ओके। तो उसी हिसाब से नंदा कौल ने भी सोच लिया कि चलो कोई नहीं, मैं अपनी जिंदगी जी ही रही हूँ। अब ये जो ज़िंदगी है, जो अभी जी रही हैं, आइसोलेशन, एलियनेशन और सॉलिट्यूड वाली, ये ज़िंदगी उन्होंने यूँ ही नहीं मिल गई, उनको कई सारे ट्रायल एंड ट्रिबुलेशंस उनको हुए थे, कई सारी विपत्तियों से या ह्यूमिलिएशन से, बिट्रेयल से सामना करना पड़ा था। धीरे-धीरे वो यहाँ पे आई हैं। इन स्पाइट ऑफ ऑल हर लव फॉर सेक्लूडेड लाइफ, अब जो भी है शी हैड टू एक्सेप्ट हर ग्रैंडडॉटर, क्योंकि लेटर आ चुका है, उनकी बेटी ने डिसीजन ले लिया है, प्लस बेटी की ज़िंदगी में खुद तूफान आया हुआ है, तो राका को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, ऐसा उन्होंने विचार कर लिया। अब उन्होंने अपने कुक रामलाल को बताया, जो कि रामलाल उनके खाना बनाया करता था, और बताया कि नंदा आने वाली है। तो रामलाल और नंदा दोनों सोचने लगे कि राका के लिए पकाएंगे क्या, क्योंकि बहुत टाइम से कोई नई रेसिपी बनी ही नहीं है और जो भी बनाने की कोशिश की गई है तो वो सारी की सारी फेल हो गई हैं। वो सोचने लगे चाय टोस्ट ठीक रहेगा, कुछ कुछ जो ब्रेकफास्ट वाली चीजें हैं वो डिनर और लंच के लिए सोचने लगे। खैर, विचार करेंगे, जो भी बनेगा देखा जाएगा। राका आती है और राका को लेने के लिए वो रामलाल को भेज देती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि मैं जाऊं और फर्स्ट इंप्रेशन से राका मुझसे इंप्रेस हो जाए और वो यहाँ आके रह जाए। ये नहीं चाहती हैं, बस थोड़ी सी हेल्प करना चाह रही है मजबूरी में। ये चाहती नहीं है कि राका यहाँ पर रहे। अब फिर भी उन्होंने सोचा कि कम से कम राका आ जाएगी तो थोड़ा सा पॉजिटिव साइन होगा, क्योंकि जब वो आ जाएगी तो बहुत सारे काम मैं नहीं कर पाऊंगी जो मुझे अकेले में मैं कर सकती हूँ। मीन्स अकेले में बैठ के कभी रोना या अकेले में बैठ के रिग्रेट करना, वो आ जाएगी तो कोई तो होगा जिसके साथ वो अपनी फीलिंग्स को, अपने हालातों को शेयर कर पाएंगी। इसके अलावा ने सोचा इला दास को भी बुला लेती हूँ, इला दास के आने से राका की परवरिश में थोड़ी हेल्प हो जाएगी, क्योंकि वो भूल चुकी हैं अपना पुराना अनुभव जब उन्होंने बच्चे पाले थे। अब पार्ट सेकंड है राका। राका और नंदा का जो फर्स्ट इम्प्रेशन ये था कि राका के नाम को सुनते ही उन्होंने कहा कि इसका जो नाम है वो मिसनोमर है। मिसनोमर का मतलब होता है अपने नाम के अर्थ के विपरीत। जैसे राका का मतलब है चांद, लेकिन राका का चेहरा राउंड नहीं है, लंबा सा चेहरा है, तो अपने नाम के विपरीत उसका चेहरा है। शुरुआत में नंदा ने उसको कंपेयर किया एक मच्छर से, जिसका काम होता है सिर्फ डिस्टर्ब करना, काटना, डिस्टर्ब करना मन की शांति को। तो उसने मच्छर से कंपेयर किया, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि कोई आए यहाँ पे। राका यहाँ आई, थोड़ी सी यहाँ की खामोशी देख के वो थोड़ा सा पजल्ड थी, क्योंकि वो जिस जहाँ से आई है वो शहर है और तमाम शोरगुल से आई है। यहाँ की शांति देख करके शी लिटिल बिट कंफ्यूज्ड कि करे तो करे क्या। फिर भी उसको नेचुरल थिंग्स में थोड़ा सा इंटरेस्ट आया। राका और नंदा के बीच में कोई फ्रेंडशिप नहीं थी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के लिए स्ट्रेंजर जैसा बिहेव कर रहे थे और आपस में मिलके एक्साइटेड महसूस नहीं किया। जैसे कि बच्चे जाते हैं नाना नानी के यहाँ तो दौड़ के नानी को लिपट जाते हैं, नानी नाना, ऐसा यहाँ कुछ नहीं था, क्योंकि दोनों ही कोल्ड हैं। ये हालातों के बाद ऐसी हुई हैं, और वो राका नेचर से ही ऐसी हो गई, क्योंकि हालात उसके भी उसके घर पर ठीक नहीं हैं। धीरे धीरे राका ने तमाम चीज़ें सर्च की वहाँ पे और ब्यूटीफुल लैंडस्केप सबके बारे में सुना था। हालांकि शुरुआत में उसको वहाँ पर कुछ भी फैसिनेटिंग नहीं लगा, उसे लगा कि मैं कहाँ आ गई। अब राका ने रामलाल से पूछा कि जो धुआं उठ रहा है बगल में, ये कहाँ से आ रहा है। तो रामलाल उसको बताता है कि एक सीरम फैक्ट्री है जहाँ पे एंटी राइबीज दवाई जो बनती है, इंजेक्शन वो बनता रहता है। तो फैक्ट्री में लगातार बॉइलिंग चलती रहती है, धुआं उठता रहता है। और राका के चेहरे को देख करके नंदा ने महसूस किया कि उसको ये प्लेस पसंद नहीं है, और इस प्लेस को कभी उसने, नंदा ने अपने लिए स्वर्ग समझा था कि ये उसका लास्ट फेस जो है जिंदगी का, वो स्वर्ग में गुजारेगी। लेकिन राका को ये प्लेस डिसगस्टेड लगा है, उसे इससे नफरत हो गई, कुछ खास उसको पसंद आया नहीं है, खास तौर पे घर। राका नंदा के लिए एक मिस्ट्री जैसी बन के रह गई, कभी गायब हो जाती थी फिर अचानक से आ जाती थी। पूरे दिन वो घूमती थी एमलेसली, विदाउट इन एनी पर्पस, कहीं 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 कहीं। और धीरे धीरे उसका इंटरेस्ट वहां पे आने लगा। और राका और नंदा दोनों ही यहाँ पे लिव्ड है, एक्चुअली लव्ड नहीं है, लिव्ड, एक ही छत के नीचे रहते थे, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे से बहुत दूर थे।
इमोशनली दे वर फार फ्रॉम ईच अदर, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से बात करना नहीं चाहते थे। और नंदा कौल के लिए ये एक टेस्टिंग टाइम था, उसके उनके नेचर का एक तरह से टेस्ट चल रहा था। वो चाहती थी, शी वांटेड टू बी कंसर्न, वो राका के बारे में चाहती तो थी चिंता करें, लेकिन चिंता ना हो, दिखावे दिखावे के तौर पे चाहती थी कि मैं उसकी चिंता करूं, लेकिन एक तरफ से चाहती थी कि मुझे चिंता ना भी करनी पड़े। शी वांटेड टू बी कंसर्न विदाउट कंसर्न। कई सारे उन्होंने एफर्ट्स किए कि मैं दूर रहूं इससे, क्योंकि इसका यहाँ मन ना लग जाए और ये मेरी ज़िंदगी का हिस्सा ना बन जाए, क्योंकि वो नहीं चाहती थी यहाँ पर अब किसी को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना। लेकिन अब बच्ची है तो बिना अपने आप को उसके बारे में चिंता किए हुए वो रोक नहीं पाई। उन्होंने ये भी महसूस किया कि राका जो है वो बोर्न रिक्लूस है। रिक्लूस का मतलब क्या होता है? जो एकांत प्रेमी है, वो पैदाइशी एकांत प्रेमी है। नंदा तो अपने हालातों की वजह से बन गई है, बिट्रेयल, एलियनेशन, ह्यूमिलिएशन की वजह से यहाँ पे आके ऐसी बन गई है। बहुत सारे टॉर्मेंट, सैक्रिफाइस उसने सहे हैं, लेकिन राका ऑलरेडी ऐसी ही है नेचुरली, उसे पहले से ही कह सकते हैं एकांत प्रेमी है। वह भी चाहती थी उसको अकेला छोड़ दिया जाए और वो एमलेसली घूमे। नंदा भी चाहती थी अकेली रहना और राका भी अकेली रहना चाहती थी, लेकिन अंतर यह है कि इनका जो अकेलापन है नंदा का, वो है आर्टिफिशियल। वो मजबूरी में यहाँ भाग के आई हैं, स्कैप है उनका, जो कि हमने थीम्स में देखा है। और राका का जो एलिनेशन है वो उसका इनबॉर्न हो गया है। इसलिए हो गया है कि उसको बचपन से ही ऐसे हालात मिले हैं कि उसकी पर्सनैलिटी ही ऐसी हो गई है। शी इज़ लाइक बॉर्न रिक्लूस। अब उसने एक रेवाइन देखी, एक खाई देखी, जो कि उसको काफ़ी फ़ैसिनेटिंग लगी और वो चाहती थी कि वहाँ जाके देखे कैसे क्या-क्या वहाँ पे है, वनस्पतियाँ, कीड़े या स्नेक्स, बर्ड्स, क्या-क्या वो देखना चाह रही थी। अब राका रामलाल के कहानियों में थोड़ा इंटरेस्टेड हो गई, जब रामलाल उसको बताया करता था कि आसपास की चीज़ें। तभी एक तूफान आता है और उस तूफान से रामलाल राका को बचाता है, उसको प्रोटेक्ट करता है। वो रामलाल के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल हो गई और अपनी दादी के मुकाबले रामलाल से उसका ज़्यादा बातचीत होने लगी। धीरे धीरे नंदा ने उसको ट्यूटरिंग करना शुरू कर दिया, बताने लगी अपनी ज़िंदगी के बारे में कि मेरे पापा ऐसे थे, वो तिब्बत गए थे, वहाँ से बुद्धा की मूर्ति लाए थे और वो बहुत अच्छे थे। उनका एक ज़ू था जिसमें वो लायंस, लेपर्ड्स और बड़े-बड़े भालू पाला करते थे और ऐसे-वैसे बहुत प्यार करते थे। मतलब बहुत सारी कहानी वो राका को बताने लगी। इसके अलावा हिस्ट्री, डेमोग्राफी, इन्फॉर्मेशन और सब कुछ जहाँ वो रह रहे हैं, सब कुछ बताने लगी राका को, लेकिन राका को कुछ ख़ास इंटरेस्ट उसमें था नहीं। इसके अलावा कभी-कभी राका से बात करने की कोशिश की, अपनी स्टोरीज़, अपने जवानी के बचपन की कहानियाँ सुनानी शुरू की, लेकिन राका वाज़ नॉट सो इंटरेस्टेड। फिर भी उन दोनों के बीच में एक साइलेंट अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई थी, क्योंकि जो भी है, दोनों एक जैसे थे, दोनों ही शांतमय माहौल और इंट्रूजन और दखल-अंदाज़ी को नापसंद करते थे। इस मामले में दोनों कह सकते हैं कि ऑन द सेम पेज, इस मामले में दोनों एक जैसे ही थे। राका और नंदा कौल दोनों को ही खामोशी पसंद थी और दोनों ही नहीं चाहते थे कोई किसी से क्वेश्चन पूछे। एक बार राका ने देखा कि बहुत दूर पहाड़ों पर एक फुल मून चमक रहा है, जैसे पूर्णिमा की रातों में होता है। और तो उन्होंने पूछा अपनी नानी से, नंदा ने बताया कि ये फुल मून नहीं है, एक्चुअली यह है फॉरेस्ट फायर है, बहुत दूर जंगल में आग लग गई है और वो इतनी दूर है कि हम बहुत अच्छे से उसको नहीं देख देख सकते, लेकिन क्योंकि हमारा घर दूर है वहां से तो वी आर सेफ, इट इज़ नॉट डेंजरस। और तो राका ने पूछा कि बुझा कोई क्यों नहीं रहा इसको? तो राका ने कहा पहाड़ पे पानी नहीं होता है और ऐसी कोई व्यवस्था है नहीं, तो आग बुझाई नहीं जा सकती। राका ने उस आग को देखा तो उससे एकदम से वो भाव विभोर हो गई और पूरी रात वो सो नहीं पाई ये देखने के लिए आग जल कैसे रही है। कई बार वो उठ उठ के रूम से बाहर निकल के आई ये देखने कि आग क्या हमारे रूम के पास आ गई है, हमारे घर के पास आ गई है जलते जलते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। आग का जो कलर था चमकीला सा और आकाश में जो दिख रही थी उसकी लालिमा, उसने उसको पूरी रात सोने नहीं दिया। अब क्योंकि एक्चुअली एक आग राका के मन में भी जल रही है, वो आग क्या है? फायर ऑफ रिबेलियन एंड फायर ऑफ स्केप फ्रॉम दैट ट्रॉमेटिक वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस, जो कि उसके माँ-बाप के बीच लड़ाई, मार-पिटाई तमाम चीज़ें होती हैं, उससे वो भी पीड़ित है, जो कि राका के मन में जल रही है। रामलाल और राका दोस्त बन गए एक तरह से। रामलाल बहुत सारी कहानियाँ राका को सुनाया करता था। अपने एक्सपीरियंसेस की कहानियाँ, भूत-प्रेत की कहानियाँ, जानवरों की कहानियाँ। नंदा कौल को थोड़ी चिंता हो गई कि राका का इंटरेस्ट रामलाल में बढ़ गया है और वो अपनी नानी को इग्नोर कर रही है
और ये बात गलत है। ऐसा उसको लगता था कि ऐसा ना हो, कि ये मुझे भूल ही जाए, उन्हें अपने आप को नेग्लेक्टेड फ़ील किया। एक तरफ वो चाहती भी थी कि प्राका मुझसे दूर रहे, और एक तरफ ये भी चाहने लगी हैं कि वो उनके साथ में भी आए। तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी फीलिंग्स हैं दोनों के बीच में। अब वो ये भी समझ गई कि राका जो है वो बहुत ही डिफरेंट है बाकी बच्चों से, और जो फिर भी एक अफेक्शन की जो भावनाएं थी, वो कम से कम नंदा के मन में राका ने जागृत कर ही दी थी, जो कि बहुत लंबे समय से मरी हुई थी। उन भावनाओं को पुनर्जीवित कर दिया था राका ने अपने प्रेजेंस से, अपने बिहेवियर से। नंदा अपने उस डिसइंटरेस्टेडनेस का मतलब यहाँ पे क्या है, नफरत या किसी को नापसंद करना, उस लाइफ के बारे में वो कहानियां सुनाने लगती थी जब तब राका को। और जो भी उनके पास गिफ्ट थे अच्छे अच्छे, वो सब उन्होंने तमाम लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, यहाँ तक कि अपने बच्चों में भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। अब एक दिन एक लेटर आता है फिर से नंदा के पास राका की माँ का। पता चलता है राका की माँ और ज्यादा बीमार है। राका को जब बताती हैं, नंदा पहले छिपाती हैं, लेकिन जब बताती हैं तो राका का रिस्पॉन्स एकदम कोल्ड रहता है। वो मन में सोचती है कि वो तो हमेशा ही रहता है, इसमें कुछ नया नहीं है, क्योंकि उसकी माँ हमेशा ही बीमार ही उसने देखी थी। राका एक डेजोलेटेड, एक एकांत प्लेस में अक्सर जाया करती थी, और बाकी जो बर्बाद प्लेस थे, रिवंट प्लेसेस, खंडहर टाइप के, उन वहां जाया करती थी। उसको ये चीजें बहुत अच्छी लगती थी। वहां खड़े होकर के जो चंडीगढ़ लेक थी एक वहां पर दर्शनीय, वहां उसको देखा करती थी। और उस पहाड़ी पे चढ़ने के बाद उसको लगा करता था कि वो दुनिया की चोटी पर पहुंच गई हो। और काफी टाइम नंदा को वो दे दिया करती थी कि नंदा जिससे सो सके दिन में। लेकिन नंदा सोती नहीं थी, क्योंकि उनको चिंता लगी रहती थी राका कहीं जंगलों में जाकर भटक ना जाए या कहीं दिक्कत ना हो जाए। कई बार चोट खा के भी आती थी, कहीं घुटना फोड़ के, कहीं कहीं ब्रूसेस या कट्स, तमाम निशान, कहीं खून घुटने से निकल रहा है, कहीं उंगली से निकल रहा है, तमाम तरह से वो आया करती थी राका परेशान होके। तो नंदा सो नहीं पाती थी। उसकी परेशानी बढ़ाने के लिए कॉल फिर से आती है इलादास की। इलादास बताती हैं कि मैं अगले दिन आ रही हूँ आपसे मिलने। अब नंदा कौल ने इलादास का इंतजार किया काफी लंबे समय तक, क्योंकि नंदा कौल जानती थी इलादास कभी भी टाइम से नहीं आती थी। उनकी पुरानी मित्र है, तो मित्र मित्र को जानता है। बाद में आई इलादास अपना छाता लहराते हुए, और जब ये आ रही थी रास्ते में तो बहुत सारे लड़के जो कि बदमाश टाइप के होते हैं, हुलिगन्स, उन्होंने इलादास को बहुत ज्यादा परेशान कर दिया। क्योंकि ये चलती चलती ऐसे थी बेचारी, थोड़ा जर्क जर्क लगा, मतलब मूवमेंट थे इनके चलने के, डिसेबल्ड हैं। किसी तरह से नंदा ने रामलाल को भेजा, रामलाल ने जाके उन लड़कों को भगाया, और इलादास किसी तरह से आई परेशान होके। फिर दोनों बैठ गए, साथ साथ चाय पी। साथ ही साथ इला ने अपनी कहानी शुरू कर दी कि हम कैसे थे, और स्कूल डेज को याद कर लिया। लेकिन नंदा कौल ने उसको बीच बीच में शांत करा दिया, क्योंकि वो जानती थी कि कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग नहीं थी। और नंदा कौल याद करती हैं इलादास के बारे में कि जब कभी क्लास में बेचारी कुछ कहानी सुनाने की कोशिश करती थी, तो टीचर्स को मना कर देते कि नहीं नहीं तुम बैठ जाओ, क्योंकि वो एक तो डिसेबल थी, और दूसरी उसकी आवाज थी बेबी वॉइस, बच्चों की तरह। तो कुल मिला के उसे हमेशा टॉर्चर ही सहना पड़ा था। उसे इनसेंसिटिविटी ही देखने को मिली थी। उसको भी महसूस उसने किया है इलादास ने। अब इलादास ने राका का हैंड पकड़ा, उसको किस किया, और ऐसा देख करके नंदा बहुत ही सरप्राइज हो गई, क्योंकि नंदा ने आज तक राका को किस नहीं किया था। सब साथ साथ बैठ गए। इलादास फिर से अपनी उस पुरानी कहानी में पहुंच गई, और लेकिन नंदा कौल का अभी भी इस दुनिया में कोई इंटरेस्ट नहीं बचा, क्योंकि उसको वो छोड़ के यहाँ आ चुकी हैं। अब उसका नरेशन जारी रहा, लेकिन राका और नंदा ने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। इलादास बहुत ज्यादा चीयरफुल थी, एक्साइटेड थी, तो उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा बताने को जो वो बता सकती थी। उसको बीच में रोकते हुए नंदा ने पूछा कि अब तुम कर क्या रही हो, कैसे तुम्हारा खर्चा चल रहा है, कैसे चल रही है तुम्हारी जिंदगी। तब इलादास ने बताया कि मैं तो बहुत परेशान हूँ, और एक्चुअली जो मेरी प्रॉपर्टी थी वो मेरे 3 भाइयों में बाँट दी गई, और हम 2 बहनों, जो दोनों इसकी बहनें एक्चुअली डिसेबल हैं। ये इलादास भी, उनकी बहन जो रीमा बड़ी बहन है वो भी डिसेबल हैं। लेकिन प्रॉपर्टी भाइयों ने ले ली, और सबको विदेश भेजा गया था पढ़ने के लिए, लेकिन कोई नहीं पढ़ पाया, ड्रंकर्ड बन गए और आकर के प्रॉपर्टी सब बेच दी। और दोनों बहनें किसी तरह से बेचारी अपना जीवन यापन कर रही हैं।
उसको जॉब दिलवाई थी नंदा के हस्बैंड ने जब वो वाइस चांसलर थे। लेकिन जैसे ही नंदा के हस्बैंड मरे तो दूसरा जो वाइस चांसलर आया उसने इला दास को नौकरी से निकाल दिया, क्योंकि हर कोई चाहता है अपनी अपने इंसानों को रखना या अपनी जान पहचान या जो भी है उस तरह से। और सोशल सर्विस का उसने कोर्स कर लिया। सोशल सर्विस करने के बाद उसको गवर्नमेंट जॉब मिल गई थी, सोशल वेलफेयर ऑफिसर की। और उसी तरह से वो गुजारा कर रही थी उस जॉब के सहारे। इसके अलावा उसको अपनी बहन रीमा की भी मदद करनी पड़ रही थी। और नंदा जब ये कहानी सुनती हैं उसके दुखों की, परेशानी की, थोड़ा बहुत परेशान हो जाती हैं, लेकिन हेल्प करना तो चाहती हैं। बट ये नहीं चाहती कि इला दास उनके साथ यहाँ रह ले, और वो अपने उस एकांत को परेशान होना नहीं चाहती। नहीं चाहती मेरा एकांत डिस्टर्ब हो। तो ये एक तरह से थोड़ा सा हम कह सकते हैं हिपोक्रेसी है नंदा कौल के बिहेवियर में यहाँ पर। वर्क फ्रंट की बात की जाए तो इला बहुत ही ट्रू क्रिश्चियन है, और जो भी सोशल वेलफेयर के तहत जो काम उनको करने पड़ते हैं वो सब करती हैं। विलेजर्स को समझाती हैं कि रेबीज का टीका लगवाना है या तमाम टीके वैक्सीनेशन कराना है जो लोग नहीं कराते थे। चाइल्ड मैरिज रोकने की उन्होंने कोशिश की। और एक लड़की के पिता के पास वो गई उसको समझाने। लेकिन लड़की के पिता बहुत नाराज हो गया, क्योंकि उसकी बेटी की शादी एक बहुत अमीर इंसान से हो रही थी। वो नहीं चाहता था कि उसकी शादी डिस्टर्ब कोई करे। और उसने इला दास को गालियां वालियां दी गुस्से में। और राका सुनती रही इन सारी चीजों को, लेकिन वो उसके मन में अभी भी फैसिनेशन चल रहा है किसका, फॉरेस्ट फायर का। वो चाहती है सब कुछ जला देना, देखना आग को। अभी भी उसके मन में वो लगातार फैसिनेशन लिंगरिंग कर रहा है। वो लाइवली देखना चाह रही थी फॉरेस्ट फायर को। सब चीजों में उसका इंटरेस्ट खो चुका है। अपने पास्ट की पूरी कहानी सुनाने के बाद इला उठती हैं और जाने की तैयारी कर लेती हैं। नंदा के गाल पे किस करती हैं और बहुत खुश होके अपने हाथ हिला के मुस्कुराते हुए चल देती हैं। नंदा बहुत दूर तक उसको देखने की कोशिश करती है, जहां तक कि वो दिख जाए। थोड़ी दूर के लिए रामलाल को भेज देती हैं कि जाओ इसको ड्रॉप कर दो, क्योंकि फिर से कहीं वो शैतान लड़के ना मिल जाए और इस डिसेबल्ड और बेचारी कम हाइट की हैं इला दास, उनको कोई परेशान ना करे, ये सोच के वो भेजती हैं। इला दास ने बहुत ही अच्छे से नंदा का घर छोड़ा था, बहुत ही ग्रेटली सेटिस्फाई होकर के। वहां से वो मार्केट चली गई सीधे उनको, क्योंकि वहां पैसे कम थे, कुछ चीप आइटम्स मिल जाया करते थे। तो जब वो पहुंची तो बाजार में बहुत सारे लोगों ने उनको देख करके हंसा, उनके मूवमेंट्स को देख करके हंस सब। और वो एम्बेरसमेंट को देख करके लोग हंसते थे, लेकिन कोई नहीं। तभी उनको पता चला जो लड़की जिसकी चाइल्ड मैरिज हो रही थी उसके पिता का नाम प्रीत सिंह है, और वो बहुत ज्यादा नंदा इनसे इलादास से नाराज है, ऐसा कोई बताता है इनको। और ये रात है तो उनका एक वेल विशर मिल गया जानने वाला। उसने कहा कि मैडम रात में मत घूमिए, और ये मामला मतलब एक तो तुम्हारे खिलाफ प्रीत सिंह बहुत नाराज होकर घूम रहा है, और ये रात का टाइम है, आपको अपने घर जाना चाहिए। तो वैसे तो इलादास बिल्कुल नहीं डरती थी, बहुत साहसी हैं। लेकिन फिर भी उनको थोड़ा सा एहसास हुआ अपनी गलती का। उन्होंने अपनी स्टेप्स तेज कर दी अपने कमरे की तरफ जहाँ उनका रूम था। और रास्ता एकदम अंधेरा है, वहां से वो जा रही पहाड़ी रास्तों से होते हुए। उम्मीद कर रही थी काश नंदा ने बोल दिया होता कि आज यहीं रुक जाओ, सुबह चली जाना, या फिर थोड़ा और रुक जाती मैं उसके साथ। लेकिन नंदा ने ऐसा कुछ कहा नहीं था। नंदा इस मामले में थोड़ी सी हिपोक्रिट है। अंत में वो पहुंचती हैं एक फाइनल फोल्ड ऑफ हिल, जहाँ पे मोड़ है, वहां पहुंचती हैं। और वहां रुक जाती हैं अब थोड़ा सांस दम भरने के लिए, कि आदमी चलते चलते थक जाता है। तभी अचानक से एक पहाड़ी के पीछे से एक काला सा इंसान, क्योंकि अंधेरा है तो काला सा दिखता है, कोई आता है। और आते ही वो इनका गला पकड़ लेता है, नंदा इलादास का। बेचारी बूढ़ी महिला, क्योंकि दोनों फ्रेंड हैं तो बूढ़ी ये भी होंगी, क्योंकि कॉलेज स्कूल की फ्रेंड रही हैं। पूरी कोशिश करती हैं अपने आप को उसकी ग्रिप से बचाने के लिए। और ये कौन है? प्रीत सिंह ही है, उसी लड़की का बाप जिसकी शादी रुकवाने की ये इलादास कोशिश कर रही थी, चाइल्ड मैरिज रुकवाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन उसने अपनी पकड़ और मजबूत कर दी। वो अपने दांत पीस करके गालियां देता हुआ उसने इनको और ज्यादा मतलब पकड़ मजबूत की। पकड़ मजबूत करने के बाद उनके ही टोर डाउन हर क्लोथ्स, और जब कपड़े वपड़े फाड़ दिए तो ही फाउंड श्रिवर्ड एंड स्टार्व्ड सिक बॉडी। क्योंकि एक तो बूढ़ी महिला है तो जाहिर सी बात है बुढ़ापे में शरीर ऐसा नहीं होगा जैसा कि एक यूथ का होता है। फिर भी ही वॉज सो एब्जेक्ट सो मीन, प्रीत सिंह हम कह सकते हैं गुस्से में इतना पागल या नीच कह सकते हैं, कि उसने बिल्कुल भी दया नहीं खाई। एंड ही रेप्ड हर एंड क्रस्ड हर टू डेथ। ये उसका बदला था, जो कि उसने अपनी बेटी की शादी में दखलंदाजी करने के लिए लिया।
यह वो रिवार्ड था, अनएक्सपेक्टेड रिवार्ड था, जो कि इला दास को मिला अपने दयालु काम के लिए, जो उनकी बेटी की ज़िंदगी बचाने की कोशिश कर रही थी, उसके चक्कर में अपनी ज़िंदगी खो दी। अब नंदा कौल के लिए अगले दिन कॉल करते हैं पीके शुक्ला, पुलिस इंचार्ज हैं, ये बताते हैं कि उनको पता चला होगा कहीं से कि इनका कनेक्शन इनसे है, तो बताते हैं कि ऐसे-ऐसे हुआ इला दास के साथ और आप आकर के डेड बॉडी पहचान लीजिए। जैसे ही नंदा कौल ने ये सुना तो उस न्यूज़ से उनको एकदम धक्का-सा लगता है। जो रिसीवर था वो फ़ोन उनके हाथ से गिर गया। सो और तभी अचानक से उनको दिखाई देता है अपने माउंटेन के दूसरी तरफ देखती हैं कि जंगलों में आग लग गई है और ये आग किसने लगाई है? ये आग लगाई है राका ने। इन द मिड्स ऑफ इट वो इमेजिन कर रही हैं, राका चिल्ला रही है, "लुक नानी, देखो नानी, आई हैव सेट द फॉरेस्ट ऑन फायर।" देखो मैंने जंगल में आग लगा दी है, क्योंकि वो फॉरेस्ट फायर को देखना चाह रही है। और इसका सिंबॉलिकल मीनिंग ये है कि जो उसके अंदर जो रिबेलियन था, जो घर पे नहीं कर पाई अपने माँ-बाप के साथ, उसने यहाँ आके कुदरत के साथ किया है। वो चाहती है सब कुछ खत्म कर देना, वो चाहती है बदलाव, राका। तो वो उस बदलाव के लिए उसने सब कुछ जला डालने का सोचा है, सिंबॉलिकल एक्ट किया है उसने ये। अब दूसरी तरफ नंदा को समझ में आ गया कि अभी तक जो वो समझ रही थी दुनिया ऐसी है, चलिए सब कुछ झूठ था। अभी तक जो उसने बात की थी, सब कुछ फ़ॉल्स एंड फ़ेक है, कुछ भी रियल नहीं है। उसको अपना भी याद लगा, अपना भी याद आया कि मैं भी झूठी हूँ, क्योंकि राका को जो उन्होंने कहानी सुनाई थी कि मैं आई वाज़ क्वीन ऑफ द हाउस, मैं उस घर की रानी थी। नहीं, वो रानी नहीं थी। उनको उनका हस्बैंड नौकरानी बना के रखता था, उसमें नौक जोड़ दीजिए, नौकरानी बना के रखता था। वो अपने वजूद के लिए तरसती थीं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए लड़ती थीं और फ्रस्ट्रेट रहती थीं। इसके अलावा उनके हस्बैंड का एक अफ़ेयर भी था और वो अफ़ेयर था मिस डेविड से। और इतना ज़्यादा अफ़ेयर था जिनको उनके हस्बैंड बहुत प्यार करते थे, बस शादी इसलिए नहीं कर पाए थे क्योंकि वो क्रिश्चियन थीं। तो कुल मिला के नंदा कौल बिट्रेयड थीं और कह सकते हैं कि कुछ भी इनकी ज़िंदगी में ऐसा नहीं था जो कि उन्होंने अभी तक बताती रही थीं, कि मैं नौकरों को इशारे पे नचाती थी, ऐसा-वैसा कुछ नहीं था। वो जो भी था सब फ़ॉल्स था, इट वाज़ जस्ट इल्यूज़न। और यहाँ पे वो आई हैं, तो यहाँ पर वो सॉलिट्यूड में भी खुश नहीं हैं, क्योंकि अभी भी वो रिग्रेट और वो एलियनेशन, शॉक और एक्जिस्टेंशियल इश्यू, बिट्रेयल, इन्फिडेलिटी से परेशान है। कुल मिला के शी इज़ नॉट एट पीस। तो कुल मिला के जो माउंटेन है, बाहरी दिखने में अच्छा है, बट जब आग लगती है तो माउंटेन ही सहता है। हम दूर से देखते हैं कि आग जल रही है, क्योंकि हम दूर खड़े हैं। हमें नहीं पता है कि वो कैसा, वहाँ जहाँ आग लगी है पहाड़ों पर, वहाँ कीड़े-मकोड़े या जो एनिमल्स हैं वो क्या कैसे सफ़र कर रहे हैं, वी कांट इमेजिन। बस हम देखते हैं दूर से। ठीक उसी तरह से जो एक्सटर्नल पर्सनैलिटी थी नंदा कौल की, राका और इला दास, सब ठीक था। बट इंटरनल दे वर ऑल सफरिंग फ्रॉम वेरियस काइंड्स ऑफ थिंग्स लाइक ट्रॉमा, वायलेंस, रिबेलियन, पैट्रियार्कल डोमिनेंस, क्या-क्या नहीं था। तो यही इस नोवेल की एक्चुअली थीम है। अब उन्होंने सोचा कि कुछ भी दुनिया में नोबल नहीं है, श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि वो सोचती हैं कि मेरे पापा, वो कहती हैं तिब्बत गए थे, बुद्धा की मूर्ति लाए थे, नहीं। बुद्धा की मूर्ति उन्होंने एक फेरी वाले से खरीदी थी, मतलब वो कहानी भी उन्होंने राका को झूठ सुनाई है। और हस्बैंड जो कि एक धोखेबाज था, जो उनको प्यार लौटाता नहीं था, प्यार किसी और से करता था, किससे? मिस डेविड से। तो कुल मिला के देयर इज नथिंग रियल इन द वर्ल्ड, सब कुछ इल्यूजनरी है, सब कुछ इल्यूजनरी है। एंड दिस इज द एंड ऑफ द नोवेल। तो दोस्तों ये थी समरी इस नोवेल की। आई ट्राइड माई बेस्ट टू कीप इट सिंपल। I hope you would like video and it will definitely help you in your exams. You can like, subscribe, share the channel if you find it useful. Thanks for watching.